हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, इसके पहले हमने 5वां चैप्टर कंप्लीट किया था जिसका नाम था मानचित्रण। ठीक है, तो आज हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है लेसन 6 है पृथ्वी के परिमंडल। और आप लोग सभी जानते हैं कि ये जो क्लास है, ये जो SCERT बुक होती है उसका 6वां चैप्टर है। और ये कौन सी क्लास है? ये क्लास 6 का 6वां चैप्टर है जिसका नाम है पृथ्वी के परिमंडल। तो चलिए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो क्या दिया है? हमारी पृथ्वी का सौर मंडल में विशेष स्थान है। यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है। यह इसलिए संभव हो सका है क्योंकि यहाँ जीवन के लिए आवश्यक तीनों तत्व भूमि, जल एवं वायु उपस्थित है। हमारी पृथ्वी की सतह ऐसी है जहाँ जीवन के लिए उपयोगी तीनों तत्व आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जीवन वहीं संभव है जहाँ ये तीनों तत्व आपस में अंतःक्रिया करते हों। इस आधार पर समस्त भूमंडल को 4 परिमंडलों में बांटा गया है। पृथ्वी का ठोस भाग जहाँ हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं? स्थलमंडल कहते हैं। धरातल के जल वाले भाग को जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर जल, ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जल किस अवस्था में पाया जाता है? तो जल तीनों अवस्थाओं में। जो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं। और जल ऐसा है एकमात्र जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, मतलब ठोस भी होता है, द्रव भी होता है, गैस भी होता है। फिर आता है पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु के आवरण को क्या कहते हैं? ये वायुमंडल होता है। सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा है, समझाने की जरूरत नहीं है। फिर है हमारी पृथ्वी का वह भाग जहाँ ये तीनों मंडल एक दूसरे से संपर्क में आते हैं, तो जैव मंडल कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पर जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल ये तीनों मिलते हैं, तीनों को मिलाकर क्या बोला जाता है? जैव मंडल कहते हैं। ठीक है, इसी परिमंडल में सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं, अतः यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए क्या है ये हो गया जलमंडल, हो गया ये स्थलमंडल, हो गया ये वायुमंडल, हो गया। और जब इन तीनों को मिला दिया गया तो क्या हो गया? ये जैव मंडल बन गया। ठीक है, तो ये पृथ्वी, ये जो बनी है ये पृथ्वी है। ठीक है, ये जो बनी है ये क्या है? ये पृथ्वी है। और पृथ्वी का जो मध्य भाग होता है वो क्या कहलाता है? क्रोट कहलाता है। और जो 3 पार्ट में बांटा गया है अपनी पृथ्वी को, कैसे? ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये जो बाहरी है ये भूपर्पटी होगा, फिर बीच का क्या होगा? मेंटल होगा, ये क्रोड होगा। कुल मिलाकर क्रस्ट, मेंटल, क्रोड होता है, 3 होते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं हमारी गोल पृथ्वी के केंद्र को क्रोड कहते हैं, क्रोड के ऊपर की परत को मेंटल कहते हैं और मेंटल के ऊपर भूपर्प, अभी हमने बता दिया। ठीक है, फिर आता है यहाँ पृथ्वी के चारों परिमंडलों के नाम की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये ग्रीक भाषा से हुई है। लीथस का क्या अर्थ है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। लीथस का अर्थ क्या है? पत्थर है। और एटमॉस का क्या अर्थ होता है? वाष्प। और ह्यूडर का क्या अर्थ होता है? जल। और बायोस का क्या अर्थ होता है? जीवन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाएगा कि लीथस का अर्थ है पत्थर, कंप्यूटर का कोई पार्ट दे देगा या फिर कुछ और दे देगा, कोयला, तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो लीथस का अर्थ क्या है? पत्थर है। एटमॉस का अर्थ क्या है? वाष्प है। ह्यूडर का अर्थ क्या है? जल है। और बायोस का अर्थ क्या है? जीवन है। ठीक है, बायोस का अर्थ क्या है? जीवन है। फिर नेक्स्ट आता है स्थलमंडल के बारे में पढ़ते हैं। अब पृथ्वी के ठोस भाग को क्या कहते हैं? स्थलमंडल कहते हैं। देखिए हम फास्ट वे में पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, समझ में पूरा पूरा आएगा, फास्ट वे में पढ़ाएंगे जिससे कि वीडियो लंबी ना हो, शॉर्ट में जल्दी से समझ में आ जाए। ठीक है, हमारी पृथ्वी की ऊपरी, देखिए इसमें ऐसी लैंग्वेज लिखी है कि ऐसा नहीं है कि आपको समझाना पड़े अलग से। ठीक है, और जहाँ समझ में नहीं आएगा तो हम तो समझाने के लिए हैं ही। तो हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत में पाई जाने वाली चट्टानों और मिट्टी से मिलकर बना है। इसमें जीवों के लिए उपयोगी पोषक तत्व पाए जाते हैं। स्थलमंडल को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। जैसे बड़े स्थलीय भूभाग को क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। और यहाँ क्या पाए जाते हैं? पर्वत, पठार, मैदान आदि पाए जाते हैं। बड़ी बड़ी जलराशियों की तलहटी को क्या कहते हैं? महासागर बेसिन कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओशियन बॉटम कहते हैं। ठीक है, विश्व के सभी महासागर आपस में जुड़े होते हैं। समुद्री जल का स्तर सब जगह एक समान होता है। स्थल पर किसी स्थान की ऊंचाई अथवा महासागर में किसी स्थान की गहराई को समुद्र तल से मापा जाता है। उदाहरण के लिए विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय पर्वत पर स्थित माउंट एवरेस्ट है, जो समुद्र तल से कितना है? 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग कौन सा है? तो ये प्रशांत महासागर है। और इसमें कौन सी गर्त है? मेरियाना ट्रेंच है, जो कि कितनी है? 11,022। तो पूछा जाता है
कि जो माउंट एवरेस्ट है, जो मतलब पृथ्वी है, अपनी पृथ्वी से सबसे ऊंचाई पर क्या है, तो माउंट एवरेस्ट है। कितनी है इसकी ऊंचाई, 8,850 या फिर 8,848 है। ठीक है। फिर पूछा जाता है कि पृथ्वी से सबसे गहराई पर स्थान कौन सा है, तो कौन है, प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त है, जो कि कितना है गहराई में, 11,022 या फिर 11,033 के लगभग है। ठीक है। तो ये हो गया सागर की ओर। अब आता है महाद्वीप के बारे में। तो पृथ्वी पर स्थित विशाल भूखंडों को महाद्वीप कहते हैं। किसको, विशाल भूखंडों को महाद्वीप कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है, ये 7 है। और कौन कौन से हैं, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। भारतीय भाग का अधिकांश हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो स्थल भाग का अधिकांश हिस्सा कहाँ पर है, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा है। ठीक है। फिर चलते हैं एशिया। एशिया, तो भारत जिस विशाल भूभाग का अंश है, इसे एशिया महाद्वीप कहते हैं। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ विश्व का लगभग 1/3 भूभाग एवं 60% जनसंख्या पाई जाती है। इस महाद्वीप में अनेक देश स्थित हैं, जैसे चीन, ईरान, जापान, ये सब। एशिया महाद्वीप के उत्तर में क्या है, उत्तरी ध्रुव, जहाँ पर आर्कटिक महासागर है। दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है। और हिंद महासागर का नाम भारत के हिंद नाम के आधार पर पड़ा है। ठीक है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन में कि ऐसा कौन सा महासागर है जो किसी देश के नाम पर पड़ा है, तो कौन है, अपना हिंद महासागर। ठीक है। फिर आता है एशिया महाद्वीप के पश्चिम में यूरोप है। और यूरोप तथा एशिया मिलकर क्या कहलाते हैं, यूरेशिया कहलाते हैं। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत इसी महाद्वीप में है। तो किस महाद्वीप में है हिमालय पर्वत, एशिया महाद्वीप में है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर है, जो कि हिमालय पर्वत में स्थित है। इसके अलावा दुनिया की छत किसको कहते हैं, तिब्बत के पठार को या दक्कन के पठार, और ये पामीर का पठार, ये सब कहाँ पर है, ये एशिया महाद्वीप में है। ठीक है। फिर आता है गंगा, यमुना, सतलज, सिंधु, दजला, फरात, वांगो, इरावती, ब्रह्मपुत्र, ये सब इसी महाद्वीप में है। कौन से महाद्वीप की बात हो रही है, एशिया। ठीक है। अब देखिए ये है, ये एक साथ तो आएगा नहीं, चलिए ठीक है, हम इसी में समझाते हैं। तो देखिए ये है एशिया, ये है अफ्रीका। ठीक है। हम बताते जा रहे हैं, पहले नंबर में सबसे बड़ा ये है, फिर है अफ्रीका है। ठीक है। ये लिख नहीं रहा है सही से, पेन की स्याही ख़त्म हो गई है शायद, है ना। फिर आता है उत्तरी अमेरिका, फिर है ये दक्षिणी अमेरिका। कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए। और ये है फिर यूरोप, 5 हो गए। ठीक है। और फिर यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया, ये है ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है अंटार्कटिका। ठीक है। तो हो गए 7 महाद्वीप। फिर आता है अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप एशिया के बाद दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला महाद्वीप है। तो दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला कौन है, अफ्रीका है। और पहला कौन है, एशिया महाद्वीप है। ठीक है। इसका अधिकांश भाग पठार है। कैसा है इसका भाग, अधिकांश पठार है। यहाँ खनिज पदार्थ और शक्ति के साधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों की तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं, तो कौन सा है, आंसर मिल गया होगा, अफ्रीका महाद्वीप। फिर आता है उष्णकटिबंध में होने के कारण यह अत्यधिक गर्म होता है। तो देखिए जब भूमध्य रेखा बीच से जा रही है, और भूमध्य रेखा में तो आप जानते ही हैं गर्मी बहुत होती है, पीछे चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो ये भी गर्म होगा। फिर आता है यह विषुवत रेखीय घने वन, विस्तृत घास के मैदान, विशाल मरुस्थल पाए जाते हैं इधर पे, बिल्कुल सही बात है। फिर आता है इस महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में, समझिएगा, इस महाद्वीप के, चल क्यों नहीं रही, इस महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में एटलस पर्वत, और उत्तर में सहारा का मरुस्थल, और इस महाद्वीप के मिस्र देश में विश्व की सबसे लंबी नील नदी बहती है। सभी लोग समझ रहे होंगे, बहुत सिंपल लाइन में लिखा है। ठीक है। तो समझाने की जरूरत तो है नहीं है ज़रूरत, बताइए। तो इस महाद्वीप की प्रमुख नदियों में नाइजर नदी, कांगो, लिम्पोपो है। ठीक है। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो देखिए हम आपको बताते हैं, 3 रेखाएं हैं, कौन कौन सी है, ये हो गई 0 डिग्री, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, अरे यार लिखते नहीं बन रहा है आज, इसे हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है। ये हो गई
कर्क रेखा, ठीक है। ये हो गई मकर रेखा, इंग्लिश में लिख देते हैं, ठीक है। तो अब आपको कैसे याद करना है, माँ, अरे यार, माँ काली याद रख लीजिए, ठीक है, माँ काली। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, माँ का ली, ऐसे लिख लीजिए, माँ काली। तो माँ से क्या हो गया, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। फिर भूमध्य रेखा को 2 बार कौन काटती है, ये कांगो या फिर जायरे, इसी को कहते हैं। तो कांगो या फिर जायरे नदी भूमध्य रेखा को, फिर ली से लिम्पोपे नदी मकर रेखा को 2 बार। तो क्या हुआ, ट्रिक क्या है, माँ काली। तो माँ से क्या है, कर्क रेखा 2 बार काटती है, का से कांगो या फिर जायरे नदी, ये किसको काटती है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। फिर आती है लिम्पोपो नदी, तो लिम्पोपो नदी किसको, मकर रेखा को, ठीक है, समझ गए होंगे। हाँ, तो चलते हैं। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। यहाँ का विक्टोरिया जलप्रपात विश्व प्रसिद्ध है, जो अपनी सुंदरता प्राकृतिक छटाओं के लिए जाना जाता है। मिस्र देश में विश्व प्रसिद्ध पिरामिड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गीज़ा का पिरामिड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये गीज़ा का पिरामिड कहाँ पर है, ये मिस्र में है, ठीक है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे पहले मानव का जन्म तथा विकास इसी महाद्वीप पर हुआ। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले मानव का जन्म किस महाद्वीप में हुआ था, तो किस में हुआ था, अफ्रीका में। मानव यहीं से जाकर दूसरे महाद्वीपों में बसे हैं। इस महाद्वीप को दो तिहाई भाग भूमध्य रेखा के उत्तर तथा 1/3 भाग भूमध्य रेखा के दक्षिण में है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा भाग कहाँ पर है, ये भूमध्य रेखा के उत्तर में सबसे ज़्यादा भाग है इस महाद्वीप का, ठीक है। तो अब आता है नीचे उत्तरी अमेरिका के बारे में। तो भारत की खोज के लिए निकला था कोलंबस, लेकिन खोजते खोजते कहाँ पर पहुँच गया, वेस्ट इंडीज़ पहुँच गया, और साहसी कोलंबस ने नई दुनिया की खोज की, जिसका नाम क्या है, उत्तरी अमेरिका, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अमेरिका महाद्वीप स्थित है। यह जो है विश्व का तीसरा सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीप है, ठीक है। फिर खनिजों, पदार्थों, कृषि भूमि की प्रचुरता और औद्योगिक विकास के कारण यह संसार का सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीप भी है, ठीक है। तो उत्तर अमेरिका के पश्चिम में क्या है, प्रशांत महासागर है, और पूर्व में क्या है, अटलांटिक महासागर है, ठीक है। इस महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर है, जिसे उत्तरी ध्रुव महासागर कहते हैं, और इस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा जाती है। क्या, इस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा जाती है। कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख देश हैं। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच में पनामा नहर काटकर बनाई गई है, जो अटलांटिक तथा प्रशांत महासागर को जोड़ती है, ठीक है। इसको हम समझा दें, रुकिए हम ऊपर समझाते हैं, अभी इसको पहले हो जाए। उत्तरी अमेरिका का उत्तरी भाग चौड़ा है और दक्षिणी भाग नुकीला है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में रॉकीज पर्वत है और पूरब में ऑपरेशियन पर्वत है, ठीक है। पूरब में ऑपरेशियन पर्वत है, जबकि पश्चिम में रॉकीज पर्वत है, और इसके मध्य में उत्तर से दक्षिण की ओर मिसिसिपी मिसौरी नदी बहती है। अब समझते हैं ये कहाँ है, ये उत्तरी अमेरिका, ये है, ये है। तो ये एशिया हमने पढ़ा था, ये अफ्रीका पढ़ा था, ये एशिया अफ्रीका पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं उत्तरी अमेरिका, ठीक है। तो उसने क्या बोला है कि जो उत्तरी अमेरिका है उसके ये पूर्व दिशा होगी ना, इस तरफ पूर्व होगा, इस तरफ पश्चिम होगा, ठीक है। तो ये जो पानी भरा है, इस पानी को क्या कहते हैं पता है आपको, अटलांटिक महासागर कहते हैं, ठीक है। और जो ये पानी भरा है इसको क्या कहते हैं, ये प्रशांत महासागर कहते हैं इसको। तो क्या बोला है उसने, उत्तरी अमेरिका के जो पश्चिम ये पड़ा ना, तो पश्चिम में क्या बहता है, प्रशांत महासागर, और पूर्व में क्या बहती है, तो अटलांटिक महासागर है। तो समझ में आ गया अटलांटिक कहाँ है, पूरा पश्चिम से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब आती है पर्वत के बारे में। तो ये देखिए इधर पे छोटा सा लिखा है रॉकी पर्वत। तो उत्तरी अमेरिका के किस तरफ है रॉकी पर्वत, तो ये पश्चिम तरफ है रॉकी पर्वत है, और जो पूर्व तरफ है ये है ऑपलेशियन पर्वत, छोटा सा लिखा है, ठीक है। तो ऑपलेशियन पर्वत कहाँ पर है, ये पूर्व दिशा में है, और पश्चिम में क्या है, रॉकी पर्वत है, ठीक है। और बीच में ये देखिए छोटी सी निकल रही है मिसिसिपी मिसौरी नदी बीचों बीच जा रही है। अब ये हो गई इतनी बात। अब आता है ये जो उत्तरी अमेरिका है, और ये ऐसे देखिए, ये हो गया अपना उत्तरी अमेरिका, ये हो गया दक्षिण अमेरिका। अब बीच में इधर से
नहर खुदी हुई है जिसे हम कहते हैं कौन सी नहर, पनामा नहर कहते हैं। कौन सी नहर कहते हैं, पनामा नहर कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमारा उत्तरी अमेरिका कंप्लीट हो गया था। ठीक है, अब हम चलेंगे दक्षिण अमेरिका में। तो दक्षिण अमेरिका में क्या है, यह महाद्वीप उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में स्थित है, इसलिए इस महाद्वीप को दक्षिण अमेरिका भी कहते हैं। और इसका अधिकांश भाग दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पर क्या है, अमेजन घाटी है। ठीक है, और ये अपनी वनस्पतियों और घने वन के लिए प्रसिद्ध है। इस महाद्वीप के पश्चिमी भाग में संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज उत्तर से दक्षिण में फैली हुई है और भूमध्य रेखा इस महाद्वीप की उत्तरी भाग से होकर जाती है। विश्व की सबसे लंबी नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में, हम ये अब बताना शायद भूल गए ऊपर, जो अफ्रीका महाद्वीप था उसमें सबसे लंबी जो विक्टोरिया झील थी उसी के बगल से निकलती है नील नदी। ठीक है, जबकि अपवाह आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजन नदी, और ये कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन बनेगा विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी। कहाँ बहती है, अफ्रीका में बहती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनेगा विश्व की सबसे बड़ी नदी। अगर लंबी नदी पूछेगा तो नील है, अगर बड़ी नदी पूछता है तो क्या है, अमेजन नदी, और ये कहाँ बहती है, ये दक्षिण अमेरिका में बहती है। बस समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब यहाँ से पढ़ेंगे हम यूरोप महाद्वीप। ठीक है, यूरोप, इस महाद्वीप के पूर्व में क्या है, यूराल है तथा काकेशस पर्वत है और एशिया महाद्वीप को इससे अलग करता है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, यहाँ पर है यूरोप, यहाँ पर है एशिया, समझिएगा, बीच में है काकेशस पर्वत, काकेशस पर्वत है और यूराल पर्वत है। तो क्या है, एशिया और यूरोप, एशिया और यूरोप के बीच में क्या पड़ता है, काकेशस पर्वत और यूराल पर्वत पड़ता है, जो कि एशिया और यूरोप को अलग करता है। ठीक है, इसके उत्तर में यह है यूरोप, यूरोप के उत्तर में क्या है, आर्कटिक महासागर है और दक्षिण में क्या है, भूमध्य सागर है। समझ गए होंगे, सिंपल सी लाइन लिखी है। और दो महाद्वीपों का देश रूस, यूरोप और एशिया में फैला है। मतलब जो रूस है वो किस किस में फैला है, वो एशिया में भी पड़ता है और यूरोप में भी पड़ता है, जिसको हम क्या कहते हैं, साइबेरियाई क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब आता है अंटार्कटिका महाद्वीप। क्या आता है, अंटार्कटिका महाद्वीप आता है। यह महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव के आसपास स्थित है। यह अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। यह यूरोप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को मिलाकर तुलना करने पर यह महाद्वीप वर्ष भर मोटी बर्फ की सफ़ेद चादर से ढका रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सालों भर बर्फ जमी रहती है। क्या है, सालों भर बर्फ जमी रहती है, इसलिए मानव के लिए यहाँ पर रहना बहुत कठिन होता है। फिर भी यहाँ बहुत देशों के शोध केंद्र क्या हैं, शोध केंद्र स्थापित हैं। भारत ने भी यहाँ 3 ऐसे शोध केंद्र बनाए हैं। कैसे, इनको याद कैसे किया जाएगा, ठीक है, हम ट्रिक नहीं बताते, हम सीधे यही बताते हैं आगे क्या है। दक्षिण गंगोत्री, फिर है मैत्री, फिर है भारती। ये समझ में नहीं आ रहा लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं तो समझ लीजिए। दक्षिण गंगोत्री है, मैत्री है, भारती है। ठीक है, फिर आता है ऑस्ट्रेलिया। अब आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यहाँ से जो हमारा था अंटार्कटिका ख़त्म हो जाता है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है ऑस्ट्रेलिया। आपने ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमें कंगारुओं के बारे में सुना होगा। कंगारू जानवर कहाँ मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, इसलिए ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ियों को कंगारू कहा जाता है। क्या कहते हैं, कंगारू कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है। कहाँ पर, दक्षिण में स्थित है, भूमध्य रेखा के। यह संसार का सबसे छोटा महाद्वीप है। कैसा है ये, सबसे छोटा महाद्वीप है और मकर रेखा इसके लगभग मध्य से गुजरती है। इसके चारों ओर महासागर स्थित हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं। अरे ये क्या हो रहा है, हाँ, इस प्रकार चारों ओर महासागरों से घिरे होने के कारण द्वीपीय स्थिति में है, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। यहाँ मर्रे व डार्लिंग नदियाँ बहती हैं। पूर्व में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला है। इसके उत्तर पूर्व में विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है और क्या कहते हैं उसे, ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी है। ठीक है, समझाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, समझ में आ गया होगा। अब आता है हमारी पृथ्वी का धरातल असमान व ऊबड़ खाबड़ है। धरातल के कुछ भाग समतल हैं
तो कुछ भाग समुद्र तल से हजारों मीटर ऊंचे हैं। मुख्य रूप से इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है, पर्वत, पठार और मैदान। समझते हैं इनको। अब आता है जलमंडल के बारे में। तो जलमंडल हमारी पृथ्वी पर लगभग कितना है, 3/4, जिसको हम 71% भाग कहते हैं। और जल तथा लगभग 1/4 29% में क्या है, स्थल है। तो 3/4 में क्या है, जल है, और 29% पे क्या है, स्थल है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। महासागरीय जल सदा गतिशील रहता है। क्या, महासागरीय जल सदा गतिशील रहता है। इसमें ज्वार भाटा, लहरें तथा धाराएं चलती रहती हैं। महासागरीय जल कैसा होता है, खारा होता है। और समुद्री तल महासागर तल को शून्य ऊंचाई वाला माना जाता है। महासागर की गहराई हो अथवा स्थलखंड के पर्वत, पठार या मैदानों की ऊंचाई हो, ये सभी गहराई ऊंचाई महासागर तल से नापी जाती हैं। हमारी पृथ्वी पर जलीय भाग अधिक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। जल के 3 रूप होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, तो जब ठोस होती है तो कैसी होती है, बर्फ के रूप में। द्रव होता है तो जल के रूप में। वाष्प जो होती है गैस के रूप में। आता है जल चक्र। जल चक्र पृथ्वी पर जल 3 रूपों में पाया जाता है। जल चक्र का तात्पर्य जल के 3 रूपों के आपसी परिवर्तन से है। पृथ्वी का जल वाष्पीकरण द्वारा वायुमंडल में पहुंचता है। इस प्रक्रिया द्वारा जल द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, और वायुमंडल की जल वाष्प ठंडी होकर पुनः द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है, और इसे क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। संघनित जल बादल, कोहरा, ओस आदि रूपों में पाया जाता है। संघनित जल की बूंदों के पर्याप्त भारी हो जाने के कारण यह वर्षा के रूप में पुनः पृथ्वी पर आ जाता है। वर्षण कई रूपों में होता है, जैसे वर्षा, फुहार, ओला, हिमपात। समझ में आ गया होगा, है ना, सिंपल लाइन है। ठीक है, जहाँ समझ में नहीं आएगा मैं समझा दूंगी। ठीक है, तो जल चक्र एक लगातार और सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ये पॉइंट बनता है इधर से। ठीक है, देखिए, वर्षण हुआ, फिर वाष्पन हुआ, फिर संघनन हुआ, फिर वर्षा हो जाती है, फिर ऐसे ये चक्र चलता रहता है। इसी को क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। अब आता है वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण है, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि गैसें हैं। ये सभी गैसें हमारे पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए हैं। यह गैसीय आवरण, जो आकाश में लगभग 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है और पृथ्वी के साथ साथ बराबर घूमता रहता है, क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल को उसके गैसीय घटकों, तापमान एवं अन्य विशेषताओं के आधार पर विभिन्न परतों में बांटा गया है। पृथ्वी की सतह से प्रारंभ करने पर ये परतें क्रमशः क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल तथा बहिर्मंडल हैं। वायुमंडल का 97% भाग धरातल के निकट है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु विरल होती जाती है। बहुत अधिक ऊंचाई पर वायुमंडल एवं वायु विहीन बाह्य अंतरिक्ष में कोई स्पष्ट सीमा नहीं रह जाती है। तो इनको याद करने की मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। सबसे पहले ये बीच का याद रखिए, मध्यमंडल। ठीक है, टोटल 5 हैं। ठीक है, तो ये है मध्यमंडल। मध्यमंडल के नीचे 2 हैं, मध्यमंडल के 2 ऊपर हैं। तो जो नीचे हैं 2, ये पहला है क्षोभ, फिर है समताप, और फिर तो आ ही जाता है मध्यमंडल। फिर उसके ऊपर आ जाता है आयनोस्फीयर मतलब आयनमंडल। फिर आ जाता है उसके बाद एक्सोस्फीयर मतलब बहिर्मंडल। तो याद हो गया होगा 5 परतें कैसी होती हैं, समझ गए होंगे। अब यहाँ से चलते हैं। तो वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन कितनी 78%, ऑक्सीजन कितनी 21%, और अन्य गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन आदि मिलकर 1% है। नाइट्रोजन जीव जंतु की वृद्धि के लिए जरूरी है, तो ऑक्सीजन हमारी प्राणवायु के लिए। ठीक है, बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ हवा का घनत्व घटता जाता है, और इसी कारण हवाओं का भार कम हो जाता है। यही कारण है कि समुद्री क्षेत्रों पर हवा का घनत्व अधिक और ऊंचाई पर हवा का घनत्व कम हो जाता है, और धरातल से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ हवाओं का तापमान घटता रहता है। यही कारण है कि ऊंचे पर्वत शिखरों पर बर्फ जमी रहती है, हवा का दाब भी कम हो जाता है। इसलिए पर्वत पर चढ़ने वाले पर्वतारोही साथ में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस से भला सिलेंडर रखते हैं। समझ गए। आता है जैवमंडल। तो जैवमंडल में हमें यहाँ से पढ़ना है। ठीक है, पूरा पढ़ लीजिए जैवमंडल का, पूरा पढ़, रुकिए 1 सेकेंड। आप जहाँ भी रहते हैं आपको आसपास कौवा, तोते,
चूहे, बिल्ली आदि पशु पक्षी देखने को मिलते होंगे। इस प्रकार वनों में जंगली जीव जंतु तथा विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ जैसे पेड़, झाड़ियाँ और घासें ये सब मिलती हैं। ये सभी मिलकर क्या बनाती हैं? जैव मंडल का निर्माण करती हैं। पृथ्वी के धरातल पर एक सीमित क्षेत्र ऐसा है जहाँ तीनों मंडल जल, स्थल, वायु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और इनकी पारस्परिक अंतःक्रिया के कारण जीवन की अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। यह क्षेत्र धरातल के कुछ ऊपर तथा कुछ नीचे जल एवं वायु से फैला होता है। इस सीमित क्षेत्र को क्या कहते हैं? जैव मंडल। समझ गए होंगे। क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा, क्वेश्चन बनेगा इधर से जहाँ हमने अंडरलाइन किया है। वनस्पतियों को खाने वाले जीव जैसे बकरी, खरगोश आदि हैं जो एक साथ ही मिलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? शाकाहारी जीव कहते हैं। इन शाकाहारी जीवों को खाने वाले जीव जैसे शेर, भेड़िया आदि, इनको क्या कहते हैं? मांसाहारी जीव कहते हैं। इन वनस्पतियों, शाकाहारी तथा मांसाहारी जीवों के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? स्थलीय जैव मंडल कहा जाता है। फिर आता है महासागर, नदी व झील के जल में भी घासें तथा शैवाल मिलते हैं। इन जलाशयों में अनेक प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं और इन महासागरीय अथवा जलीय जैव मंडल कहते हैं। ठीक है। फिर अब यहाँ से पढ़ना है हमको कि मानव जैव मंडल को क्षति भी पहुँचाता है, जैसे वनस्पति को काटना, जीवों का शिकार करना आदि। मानव उद्योग धंधों द्वारा धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हानिकारक गैसें वायुमंडल में विसर्जित करता रहता है, जिससे वायुमंडल का ताप बढ़ जाता है और क्या कहते हैं इसको? भूमंडलीय ताप कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है। इससे जैव मंडल पर क्या पड़ता है? दुष्प्रभाव पड़ता है। जब आप गंदगी, मलबा, कचरा जल में विसर्जित करते हैं तो जल प्रदूषित होता है। इसे जल प्रदूषण कहते हैं। समझ गए? अब यहाँ से हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाता है और इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं इसको हम देख लेते हैं। ठीक है। देखिए, हमने फास्ट वे में कराया है। आप सभी लोग पढ़ चुके हैं, पहले बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने फास्ट वे में पढ़ाया है। सबको सब कुछ समझ में आ रहा है। अगर आप देखिए यूपी टेट दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। अगर आप सुपर टेट दे रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, इससे आपका बेस बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। ठीक है। तो ये यूपी टेट, सुपर टेट और जो अदर्स एग्ज़ाम लेखपाल है और यूपीएसआई वगैरह, मतलब कोई भी एग्ज़ाम अगर यहाँ से भूगोल आती है तो ये आपके लिए रामबाण सीरीज है। ठीक है। तो देखिए, तो आंसर करते हैं हम लोग। डैश महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा तीनों गुजरती हैं। किससे? अभी अभी पढ़ा है हमने। किससे गुजरती हैं? अफ्रीका महाद्वीप से। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो कौन है? ये प्रशांत महासागर है। ठीक है। विश्व प्रसिद्ध पिरामिड किस देश में है? तो ये किस में है? अफ्रीका महाद्वीप में। अभी पढ़ा है। यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच कौन सा सागर है? तो यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में कौन सा है? हिंद महासागर है। ये देखिए मिलान पहले से ही है। सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? एवरेस्ट है। कितनी है इसकी ऊंचाई? कमेंट पर छापिए। सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मेरियाना है। कौन से महासागर में? कमेंट पर बताना है। सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी। और ये कहाँ पर है? किस महाद्वीप में है? कमेंट पर बताना है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज। और ये कहाँ पड़ती है? किस महाद्वीप में है? ये भी कमेंट पर बताना है। तो इनके जो 4 क्वेश्चन हैं इनको आपको नीचे कमेंट बॉक्स पर बताना है। ठीक है। तो ये जो श्रृंखला है सभी तक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।